दोस्तों, जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक इंडिया में है और ये उनका जापान की प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहला ऑफिशियल इंडियन दौरा है। इसी विजिट के दौरान इंडिया और जापान का 16th एनुअल समिट भी हो रहा है। सनाए तकाइची के साथ जापान के टॉप 50 बिजनेस लीडर्स की डेलीगेशन भी आई है, जैसे सुजुकी के प्रेसिडेंट, टोयोटा के एग्जीक्यूटिव्स और कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। और ये कुछ वैसे ही है जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी बिजनेस डेलीगेशन के साथ चाइना पहुंचे थे। और न्यूज चैनल ने इस विजिट को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि हेडलाइंस बस यही चल रही हैं, इंडिया और जापान डॉलर को भगाने वाले हैं, रुपया और येन में डायरेक्ट ट्रेड सेटलमेंट होगा और एक डी डॉलराइजेशन का नया युग है। लेकिन शुरू करने से पहले एक फ्रेश न्यूज देखते हैं और ये पूरी कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है। पहले जुलाई को जिस दिन ये समिट शुरू हुआ उसी दिन खबर ये आती है कि जापानीज येन डॉलर के मुकाबले लगभग 40 साल के सबसे कमजोर लेवल पे पहुंच चुका है, करीब 162 येन पर डॉलर पे। मतलब जिस करेंसी के साथ हम वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात कर रहे हैं, वही करेंसी खुद अपनी 4 दशक की सबसे बुरी हालत में चल रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग होने वाली है। इंडिया और जापान के बीच अपनी करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट एक अच्छी और प्रैक्टिकल डील हो सकती है, जिसके बेनिफिट्स हम आगे देखेंगे। लेकिन इससे ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम बदल जाएगा, डॉलर खत्म हो जाएगा। ये वाली कहानी सिर्फ थंबनेल और न्यूज टीआरपी के लिए काफी अच्छी लगती है और मैं बिना डेटा के किसी भी चीज पे कमेंट नहीं करना चाहता। तो चलिए सब कुछ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ट्रेड सेटलमेंट और रिजर्व करेंसी दोनों अलग चीज होती हैं। रूपी येन में ट्रेड सेटलमेंट का नाम सुनते ही मुझे एक डेजा वू सा फील हो रहा है। याद करो 2022 का टाइम, यूक्रेन रशिया वॉर, रशिया पर सैंक्शंस लगे थे और स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर निकाल दिया गया था। रशियन बैंक्स के डॉलर एसेट्स फ्रीज कर दिए गए थे और तब भी न्यूज चैनल ने बिल्कुल ऐसे ही एक्साइटमेंट क्रिएट करी थी कि अब डॉलर की जरूरत किसे है, इंडिया और रशिया रूपी रूबल में ट्रेड करेंगे, मोदी जी रूपी को ग्लोबल लेवल पर लेके जाएंगे, रुपया रिजर्व करेंसी बनेगा। ये सब देखकर हमारे देश के काफी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन उसी वक्त आरबीआई ने स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट का फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था। ये दोस्तों बेसिकली ऐसे बैंक अकाउंट्स होते हैं जो इंडियन बैंक्स फॉरेन बैंक्स के बिहाफ पर मेंटेन करते हैं, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर की जगह सीधा इंडियन रुपये में सेटल हो सके। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि इन अकाउंट से हुआ क्या। इंडिया ने रशिया से 40 से 50 बिलियन डॉलर का सस्ता तेल खरीदा, लेकिन इंडिया ने रशिया को उतना माल एक्सपोर्ट करा ही नहीं। इस वजह से फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट लगभग 57 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। मतलब रशियन बैंक्स के स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट में इंडिया के अंदर बहुत बड़े अमाउंट में रुपया जमा होने लगे थे। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि रशिया के पास पैसा नहीं था, प्रॉब्लम यह थी कि रशिया के पास इतना सारा रुपया जमा हो चुका था कि उन्हें इतने रुपीस खर्च करने के लिए इंडिया से उतने इंपोर्ट्स या फिर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। खुद रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने भी पब्लिकली यह चीज बोली कि रशिया का पैसा इंडिया में अटका हुआ है और उसे एफिशिएंटली यूज करना एक चैलेंज बन गया है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये पैसा अटका क्यों। इसके लिए एक बहुत बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। जैसे हर इंसान अपने इनकम और एक्सपेंस का हिसाब रखता है, वैसे ही हर देश का एक अपना लेजर बनता है जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल फ्लोज। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हमारा रुपया करंट अकाउंट पे फुल्ली कन्वर्टेबल है, मतलब अगर ट्रेड के लिए किसी को करेंसी कन्वर्ट करनी हो, यानी रुपया को डॉलर में भी कन्वर्ट करना हो, तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कैपिटल अकाउंट पर रुपया का सिर्फ पार्शली कन्वर्टेबल एक्सेप्टेबल है, यानी अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर या फिर फॉरेन कंट्री इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा भी ले, तो वो हमेशा अपनी मर्जी से सारा पैसा डॉलर में या फिर किसी और करेंसी में कन्वर्ट करके तुरंत पैसा बाहर नहीं निकाल सकते। इसके लिए आरबीआई के रूल्स और अप्रूवल्स की यूज होते हैं। इसी वजह से रशिया चाहता था कि इन रुपीस को डॉलर या फिर किसी और फ्रीली यूजेबल करेंसी में कन्वर्ट करा जाए, लेकिन कैपिटल अकाउंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से यह आसान नहीं था। और यही प्रैक्टिकल लिमिटेशन है जो आज जापान फेस करेगा जब वो कोई डील साइन करेगा हमारे साथ। और ध्यान रहे, ये इंडिया की गलती नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन जानबूझकर रखी गई है। सोचो अगर कल सुबह सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स एक साथ रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके इंडिया से निकालना चाहें, अगर कैपिटल अकाउंट पूरी तरह खुला हो और इकोनॉमी प्रिपेयर्ड ना हो, तो करेंसी, फॉरेन रिजर्व्स और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर एक साथ प्रेशर
प्रेशर बन सकता है। इसीलिए कैपिटल अकाउंट को पूरी तरह खोलना कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं होता दोस्तों, उसके लिए कई सालों के रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ चाहिए होते हैं। हमारा देश तेजी से ग्रो कर रहा है, मैक्रो फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ नैरेटिव से इकोनॉमिक्स नहीं बदलती। एक महीने के ऑयल शॉक ने ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद यह हमें दिखा दिया था कि एक्सटर्नल शॉक कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल मार्केट में। और अगर अब भी किसी को लगता है कि सिर्फ रुपया येन सेटलमेंट से वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, तो चाइना को देख लेते हैं। अगर आज के टाइम में किसी देश के पास डॉलर को चैलेंज करने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है तो वो चाइना है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन है, एक दशक से युआन को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, अपना पेमेंट सिस्टम CIPS प्रमोट कर रहा है, 30 से ज्यादा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर चुका है। लेकिन आज भी युआन ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सिर्फ 2 से 3% ही रिप्रेजेंट करता है। येन और पाउंड दोनों इसके आगे हैं। जब चाइना अपनी पूरी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ताकत के बावजूद डॉलर को फंडामेंटली चैलेंज नहीं कर पाया, तो फिर क्या सिर्फ एक बायलैटरल इंडिया जापान का सेटलमेंट वर्ल्ड मॉनेटरी ऑर्डर को बदल सकता है? और डॉलर आज भी ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का करीब 58% डॉलर में है और दुनिया की लगभग 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आज भी किसी ना किसी फॉर्म में डॉलर को इन्वॉल्व करती हैं। अब ईमानदारी से देखते हैं, जापान वाली डील रशिया से काफी बेटर है, लेकिन क्यों? क्योंकि दोस्तों जापान सिर्फ इंडिया का सेलर नहीं है, जापान इंडिया का इन्वेस्टर भी है। जापान ने इंडिया में $48 बिलियन से ज्यादा का FDI दिया है। 1500 से ज्यादा जापानीज कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, सेमीकंडक्टर्स है, EVs है, मैन्युफैक्चरिंग है। जापान के पास इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का बहुत सारे प्रैक्टिकल एवेन्यूज हैं। इसलिए जापान के पास जो रुपया इकट्ठे होंगे, उनके इंडिया में ही प्रोडक्टिव यूज होने के चांसेस रशिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हैं। तो ये डील काफी स्मार्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहेगी और ट्रस्ट बढ़ेगा, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथ मिलेगी, चाइना को स्ट्रैटेजिक मैसेज भी जाएगा। लेकिन एक ग्लोबल मॉनेटरी ऑर्डर को ओवरनाइट बदलने वाली डील नहीं है दोस्तों। इसलिए अगली बार कोई आपको बोले बस अब डॉलर खत्म होने वाला है, तो सिर्फ एक सवाल पूछना उनसे कि भाई रुपया और रूबल का क्या हुआ था, और युआन इतने सालों बाद भी ग्लोबल रिजर्व में सिर्फ 2 से 3% ही क्यों रिप्रेजेंट करता है? और देखना उसके पास जवाब है या सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन है। क्योंकि करेंसी को रिजर्व करेंसी बनाना अनाउंसमेंट से नहीं होता, उसके लिए डेकेड्स ऑफ ट्रस्ट, ओपन फाइनेंशियल मार्केट्स, डीप बॉन्ड मार्केट्स और ग्लोबल कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। हेडलाइंस एक दिन में बन जाती हैं, लेकिन मॉनेटरी ऑर्डर बनने में कई दशक लगते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।